बंटी सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ऑलवेज। धमाल मचा रखा है सर आपने। हाँ, शुरुआत वहीं से की थी। तो मतलब कोरियोग्राफी कुछ नहीं किया, मतलब कोई नहीं, आज वाइफ को फायदा होता है ना, उसकी उंगलियों पर अच्छा नाचता हूँ। वेरी नाइस सर। वो तो सर सभी नाचते हैं, मतलब मैं ढंग से नाचता हूँ। जो भी फिल्में आपने करी हैं, कमाल की कॉमिक सेंस है। तो ये कॉमिक सेंस कहाँ से आपके अंदर? सर ये गॉड गिफ्ट है। मतलब भगवान जब मजाक के मूड में थे। हाँ, तो उसने मुझे पैदा कर दिया। अश्विन से पहले 50 रुपए ले रखे, निशान से मांगेंगे इस बार। अच्छा। आज भी हिंदी फिल्म जो होती है वो एक ही के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है और बननी चाहिए, वो होता है डायरेक्टर। तो रोहित भाई का पूरा कंट्रीब्यूशन था। रोहित सर वैसे भी एक्शन डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। कॉमेडी में भी उन्होंने एक्शन तो वो तो खैर है ही, वो एक्शन तो उनके ब्लड में, कॉमेडी में भी मास्टर आदमी है वो। टिंग टोंग टिंग टिंग 2 बार हो जाते, सबको पता था बंटी आ गया। आपसे 2-3 घंटियां मुझे समझ जा रहा। 2 घंटी मतलब आ गया बंटी। ओ ये है मुंबई नगरिया, तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया, तू देख बबुआ। वेलकम गाइस वंस अगेन। आपका मैं स्वागत करता हूं द पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा के एक नए और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, ये जो माया नगरी है ना, इस माया नगरी में हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने एक से बढ़कर एक डायरेक्टर दिए हैं, एक से बढ़कर एक राइटर दिए हैं, एक से बढ़कर एक एक्टर दिए हैं, और कुछ राइटर तो ऐसे दिए हैं जिन्होंने धमाल मचा के रखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं द किंग ऑफ कॉमेडी बंटी राठौर की। बंटी राठौर जी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं, जिसमें है धमाल, टोटल धमाल और गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्में। जी हाँ, उन्होंने आपको और हमको एंटरटेन किया है, हंसाया है। और हाँ, अगर आपको स्ट्रेस फ्री होकर खूब एंटरटेन होना है, बहुत हंसना है, तो ये एपिसोड अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आप और हम मिलकर उनका स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बंटी राठौर जी। बंटी सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मैं ऑलवेज। धमाल मचा रखा है सर आपने। हाँ, शुरुआत वहीं से की थी। धमाल 1 से 2 छोड़ दिया आपने, 3, 4 मतलब कह सकते हैं हम कयामत से कयामत तक धमाल मचा रखा है आपने। सर बस आप लोगों का प्यार है। वंस अगेन वेलकम टू आवर शो। एंड बंटी सर, हम जानना चाहते हैं कि हमने सुना था कि आप कोरियोग्राफर बनने आए थे मुंबई। हाँ सर, सुना तो मैंने भी था। तो कोरियोग्राफर से अचानक फिर आप ये स्क्रीन पे राइटर कैसे बन गए? ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपका। हाँ, अचानक तो नहीं कह सकते, बट मैं कोरियोग्राफी के लिए आया था और 2001 में मेरठ से। और हुआ यूँ था कि उन दिनों कार्ड एक बना करता था इसके लिए ना, डांस के लिए, फिल्म डांस के लिए। तो उसमें कुछ 1.5 लाख रुपए का उस टाइम कार्ड था। आई थिंक आज तो पता नहीं क्या कॉस्ट होगी उसकी। तो मैंने कहा, मैंने 1.5 लाख रुपए मेरे पास होता तो मैं मुंबई क्यों आता, मेरठ में रहता। ये सब कब की बात? 2001। हाँ, इन्हीं दिनों की बात है, जुलाई की बात है जी। तो भाई एक राइटर थे, उनके साथ बैठा रहता था, तो वो कभी कुछ पंच वंच पूछते रहते थे मेरे से। थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बचपन से थोड़ा ठीक सा है, तो ऐसे टाइम पास करने के लिए उनके पास बैठता था। और धीमे धीमे कब वो एक पंच से एपिसोड हुआ, एपिसोड से कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले हुआ, और वो फिर राइटिंग में थोड़ा गाड़ी पकड़ ली। 2 पैसे भी मिलने लगे, रिस्पेक्ट भी मिलने लगी, बस फिर शुरू हो गया राइटिंग। शुरू हो गया। तो मतलब कोरियोग्राफी में आपने कुछ नहीं किया, मतलब कोई नहीं, आज वाइफ को फायदा होता है ना, उसकी उंगलियों पर अच्छा नाचता हूँ। वेरी नाइस सर। वो तो सर सभी नाचते हैं, मतलब वाइफ की उंगली। मैं ढंग से नाचता हूँ। अच्छा, आप तरीके से नाचते हो। और सर आपकी कॉमिक सेंस भी कमाल की है। हाँ, तो राइटिंग में जो ये कॉमिक सेंस आपकी दिखती है, जो भी फिल्में आपने करी हैं, कमाल की कॉमिक सेंस है। तो ये कॉमिक सेंस कहाँ से आपके अंदर? सर ये गॉड गिफ्ट है। ओके। हाँ, ये ऊपर वाले ने दी थी, और शायद मतलब भगवान जब मजाक के मूड में थे। हाँ, तो उसने मुझे पैदा कर दिया। ये बहुत सही है।
बंटी सर बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ। आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को और हंसाते भी बहुत हैं और लोगों को हंसने की बहुत ज़रूरत है ऑलवेज। स्ट्रेस रिलीफ का काम करते हैं। हर आदमी हंसना चाहता है सर, उसे मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। आज भी देखता हूँ कि ऑडियंस हंसना चाहती है, क्योंकि उन लोगों की जिंदगी में टेंशन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जहाँ मौका मिलता है वो हंसना चाहती है ऑडियंस। और बस वो ऊपर वाला ऐसे करता रहे कि मैं उन्हें मौका देते रहूं बस। जी। तो बंटी सर, एक बात हम पूछना चाहते हैं, जब आपने ये जर्नी शुरू की मुंबई में आकर करियर बनाने की इंडस्ट्री में, तो चैलेंजेस भी कुछ फेस किया आपने या चैलेंजेस को हंसते हंसते निकाल दिया? कुछ परेशानियां, तकलीफें भी आई? हाँ, तकलीफें तो सभी को आती है सर। देखिए, सबकी लाइफ की जो स्ट्रगल होती है, जिसे बोलते हैं अंडरडॉग से हीरो बनता है एक आदमी, 0 से 1 पे आता है, 1 से 100 पे जाता है, वो सबकी लाइफ की स्ट्रगल सेम ही है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी जैगुआर में घूमता है उसे बाइक पे चलना पड़ जाए तो वो भी उसके लिए स्ट्रगल है। बिल्कुल। जो बाइक पे है वो पैदल आ जाए तो वो उसके लिए स्ट्रगल है। तो ऑब्वियसली मैं मेरठ में था तो मैं वेल टू डू फैमिली से हूँ, और यहाँ आकर देखना भी खुद ही है, पैसे भी कम होते थे, मतलब 5-1 रुपये तक के भी मैंने देखे हैं कि 1 का कॉइन नहीं है मेरे पास और मुझे फ़ोन करने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो इन हालातों से भी गुजरे हैं। बट वही वाली बात कि सर ज़िंदगी के 2 ही तरीके होते हैं, या तो रो के झेल लो या हंस के। तो मैंने सेकंड वाला अपनाया, तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। क्या बात, बस। बहुत बढ़िया। यही तो सर आपकी जर्नी में स्पेशल है कि आपने तकलीफों को भी, चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग दोस्त, अभी इस पे आपने अच्छा याद दिलाया मुझे कि जब हम स्ट्रगल के दिनों में, स्ट्रगल की तो आज भी चल रही है, आज अलग लेवल की, उन दिनों खाने की भी स्ट्रगल थी। तो मैं और मेरा फ्रेंड जो हम रूम पार्टनर थे, हम सामने से आ रहे हैं, सामने से 2 दोस्त आ रहे हैं, तो हम आपस में कुछ बात की, तो दोनों दोस्त सामने से आए, तो क्या बात कर रहे थे? सब सामने से 2 दोस्त आ रहे थे, निशांत और अश्विन। तो मैंने कहा, मैं इससे बोल रहा था कि अश्विन से पहले ही 50 रुपए ले रखे हैं, निशांत से मांगेंगे इस बार। अच्छा, क्या बात है। तो दोनों में से किसी एक को तो पता ही होगा ना? हाँ, वो एडजस्ट करते थे फिर किसी न किसी तरह। अच्छा, वो इशारा करता होगा, नहीं भाई मुझसे आज नहीं। हाँ, नहीं, हम पहले डिसाइड कर रहे थे कि ना सुनने से तो बेटर है मांगो ही मत। जी। बंटी सर, आपने गोलमाल 3 लिखी है और 1 और 2 किसी और ने लिखी थी। करेक्ट। तो ये 3 जब आपको मिली तो इसका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे मिली, या ये कुछ डिफरेंट थी 2 से? नहीं, डिफरेंट तो नहीं थी एक्चुअली। रोहित भाई से मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले मैंने उनकी ऑल द बेस्ट लिखी थी। तो फिर गोलमाल 3 पे आए तो उन्होंने मुझे भी एक टीम में रखा, बाकी राइटर्स भी थे, उन्होंने मुझे भी टीम में रखा। तो इट हैपेंड लाइक दैट कि हाँ, मुझे मालूम है कि 1 और 2 में क्या हुआ है, तो सेम कैरेक्टर्स के साथ एक नई स्टोरी, उसके अंदर एडिड कैरेक्टर्स, और ऑब्वियसली ये तो रहता ही है कि भाई 1 और 2 बन चुकी हैं, तो एक तो उन्हीं कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करना है आपको। हमने हालांकि चेंज किया था थोड़ा बहुत गोलमाल 3 के अंदर, जैसे बॉस का अजय देवगन का कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज किया था हम लोगों ने उसमें, और उसके अंदर मिथुन दा और रत्ना पाठक जुड़ गए थे। तो उसके हिसाब से फिर, और गोलमाल एक फ्रेंचाइजी है, वो कॉमेडी स्टोरी लाइन, रोहित भाई के साथ बैठ के, बाकी राइटर्स के साथ, ग्रुप के साथ बैठ के हम लोगों ने पूरा वो डिस्कस किया, एक सिंक में होके, कि राइटर चाहे उसके अंदर 2 हो या 3 हो, बट वो सिंक एक होना चाहिए, और वो सिंक था हमारे लिए रोहित भाई। तो उन्होंने उस हिसाब से कि ये ऐसा जाना चाहिए और ये वैसा जाना चाहिए। आज भी हिंदी फिल्म जो होती है वो एक ही के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है और बननी चाहिए, वो होता है डायरेक्टर। तो रोहित भाई का पूरा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि और कंफर्टेबल लेवल ये था कि मैं ऑल द बेस्ट कर चुका था उनके साथ उससे पहले। रोहित सर वैसे भी एक्शन डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, तो कॉमेडी में भी उन्होंने एक्शन तो, वो तो खैर है ही, वो एक्शन तो उनके ब्लड में है, और कॉमेडी में भी मास्टर आदमी है वो। तो धमाल सर आपकी पहली फिल्म थी, राइट। तो उसका कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा? धमाल का एक्सपीरियंस तो सर, मेरी पहली फिल्म में तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या एक्साइटमेंट था मुझे। इंद्र कुमार जी की फिल्म थी वो, बड़े बैनर की, संजय दत्त, अरशद वारसी और बड़ी स्टार कास्ट के साथ। उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी भी नहीं थी, कुछ टीवी वगैरह किए थे, कुछ स्टेज प्लेज लिखे थे। तो धमाल मुझे मिली तो पहले तो मुझे ये लगा कि कहीं इंद्र कुमार जी मजाक तो नहीं कर रहे हैं, कि और इंद्र जी एक्चुअली मेरा एक प्ले देखने के लिए आए थे, कुछ जो जिसमें मैंने डायलॉग्स लिखे थे। तो वहाँ से उन्होंने नंबर लिया मेरा और मुझे बुलाया था अपने ऑफिस। तो
मैं पहुंचा तो मुझे तो विश्वास भी नहीं था, कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कहीं मजाक तो नहीं किया कि बुला है फाइनल। लेकिन आपके साथ कौन मजाक करेगा सर? हाँ, लेकिन करने वाले कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं फाइनली इंदू जी का ऑफिस पहुंचा तो वहाँ जाके पता लगा कि उन्होंने वाकई में मुझे फिल्म लिखने के लिए बुलाया। उनके दिमाग में थॉट था एक ऐसा, धमाल टाइटल भी था उनके पास, और उनके दिमाग में थॉट था कि ऐसे कुछ 4-5 फ्रेंड्स हैं जो लुक्खे हैं और कैसे वो अपनी सर्वाइवल करते हैं, उनको खजाने का पता चलता है, और देन वो कैसे उस पैसे के पीछे भागते हैं, और इज आउट एंड आउट कॉमेडी। राइट। फिर तो मतलब सर धमाल ही मचा दिया आपने। फिर तो धमाल ही हो गया सर। 1 2 3 4 मतलब 2 नहीं लिखी? 2 नहीं, 3 और 3 और 2 में क्यों सर, मतलब क्यों नहीं लिख पाए आप? 2 में मैं कहीं बिजी था, और आपने लिख रखा है शो मस्ट गो ऑन। ओके। तो फिर शो मस्ट गो ऑन। जी 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 जी। भाई इतनी सी बात थी। तो सर आप जो कैरेक्टर लिखते हैं, कॉमिक कैरेक्टर जो लिखते हैं या जो कैरेक्टराइजेशन आप करते हैं, तो वो इजीली एक्टर्स कर लेते हैं या कभी उनको भी प्रॉब्लम आती है करने में, तो वो आपसे पूछते हो कि? नहीं, पूछना डिस्कशन तो सबके साथ रहता ही है, ऐसा नहीं है। बट जो एक्टर है, वो अब एक्टर है तो वो हर किस्म का एक्ट तो कर ही लेगा, वो तो कोई भी हो। और ये जो जितने बड़े जो बने हैं वो इतनी आसानी से तो बने नहीं है, दे हैव समथिंग इन देम, तो बनते हैं। वो डिस्कशन करते हैं कि हम इसको कैसे ले जा सकते हैं, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे चीज़ें, वो तो होता ही है। बहुत बड़े स्टार हैं सर, इतने बड़े होने के बाद भी क्या मतलब आपसे डिस्कस करते हैं कि कभी उनको प्रॉब्लम? सर वो इसीलिए बड़े हैं जी, क्योंकि वो डिस्कस करके और पूरी मेहनत करके ही फ्लोर पे जाते हैं। तो मेरे से डिस्कशन, डायरेक्टर से डिस्कशन, अपना एक पूरा होमवर्क, और ये सब उन लोगों का रहता है सर, और इसीलिए बड़े हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए बड़े हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि कभी कहीं कोई कैरेक्टर में अटक गए हो और आपसे पूछा हो कि यार ये हो नहीं रहा है यार ठीक से, इसको कैसे करें, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो? ऐसा तो नहीं रहा, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं कि मैं इस ऐसी लाइन को क्यों बोल रहा हूँ मैं कैरेक्टर्स के साथ, तो डिस्कशन हम लोग सॉल्व करते हैं। और कई बार वो उनकी बातें भी ठीक होती हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो इतने सालों से इतने एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनको वो क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। या तो वही वाली बात है इसमें कि या तो यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू, तो वो उस पर कहीं एक म्यूचुअल उस पर अपना हो जाता है। क्योंकि कोई भी जो क्या होता है कि ये एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट के अंदर ही सबका होता है, वो मेरा भी, मेरी रिस्पेक्ट भी उसमें है, एक्टर की भी उसमें है, डायरेक्टर की भी उसमें है। तो हम सभी चाहते हैं उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि प्रोजेक्ट सही बने तो सबका फायदा है, वरना सबका नुकसान है। सबका नुकसान है। तो इसलिए वो एक, अगर हम बात पे एक पेज पे होते हैं हम लोग तो टेंशन नहीं होती है, तो वो डिस्कशन हर तरीके से चलता ही है। और सर आपकी कॉमिक फिल्म्स होती हैं, हाँ, कैरेक्टर भी सब कॉमिक कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो सेट पर कैसा माहौल रहता है सर? मतलब सेट पे फुल मस्ती वाला माहौल रहता है? 100%। कैसा माहौल रहता है? 100% मस्ती वाला माहौल ही रहता है। अच्छा, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बचपन से एक कहावत तो मैंने सुनी थी कि रोते हुए जाओगे तो मुर्दों की खबर ही लाओगे। अब अगर सैड माहौल है तो उस पर कॉमेडी शूट कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी आप सैड होके शूट नहीं कर सकते। और ऐसे भी शूट नहीं कर सकते चल अश्विन कॉमेडी कर चल, तो ऐसा भी नहीं। वो तो सर कुछ और ही हो जाएगा फिर। कुछ और ही हो जाएगा। जी 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 जी। तो वो फनी और कॉमेडी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो एक ऐसा जॉनर है कि जिसमें राइटर से लेके एडिटर तक सब में उस फनी बोन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक भी चीज इधर उधर हुई तो शायद वो आउटपुट वो नहीं मिले। बिल्कुल, सिर्फ यही एक जॉनर ऐसा है। सर हमने सुना है अजय देवगन सेट पे बहुत मस्ती मजाक करते हैं सभी लोग। अजय सर तो प्रैंकस्टर हैं। अच्छा। वो तो प्रैंक करने में भी मास्टर हैं। ओके। हाँ, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, वो लगते बहुत सीरियस हैं। हाँ। लेकिन जब वो मस्ती करने आते हैं तो फुल मूड में। कॉमेडी बहुत सीरियस होती है उनकी। अच्छा। नहीं, वो मुझे भी लगता है कि कई बार जब नरेशन दे रहा होता है और मुझे लुक देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी नाराज तो नहीं हो जाए। आज भी लगता है ऐसा, जबकि 3 या 4 फिल्में कर चुके हैं उनके साथ, 3। उसके बावजूद ऐसा लुक देते हैं तो इतनी इंटेंसिटी है ना उनकी आंखों में, तो ऐसा लगता है कि अब भी ये डांटेंगे तो नहीं, और सडनली अरे नहीं यार बंटी ऐसे नहीं, ऐसे करते। ये होता है सर, वो होता है उनके साथ, है ऐसा। जी जी जी। बट बॉस इज ए, मतलब आई लव हिम। अजय सर माइंड ब्लोइंग आदमी है। जी 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 जी। और सर धमाल में सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था सेट पर? फर्स्ट धमाल में तो मैं बहुत ज़्यादा सेट पे गया नहीं। मैं गया सीधा टोटल धमाल पे। मैं
तो अरशद भाई, वो उनके भी कुछ ना कुछ वन लाइनर चलते रहते हैं, अरशद भाई। अच्छा। जावेद सर भी ऐसे ही हैं, अजय सर भी, अनिल कपूर सर जो उससे उनसे ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी मैंने आज तक अभी भी नहीं देखा। तो वो भी, माधुरी मैम भी। और दूसरा, मैं राइटर की पोस्ट पे हूँ, तो मेरे साथ तो वैसे भी सब मस्ती में रहते थे और कॉमेडी, और मैं खुद ऐसा हूँ, तो सभी मस्ती के मूड में सभी रहते थे। ऐसा नहीं हो। इंद्र कुमार जी, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। इंदु जी इतने सीनियर आदमी होने के बावजूद वो आज भी हम लोगों से मतलब ऐसा बिहेव करते हैं कि हमारे साथ के ही हैं। मतलब उनको देख के लगता नहीं यार ये इंद्र कुमार है, ऐसा वो कभी उन्होंने फील नहीं दिया मुझे। ओके। तो कोई ऐसा प्रैंक सर जो आपके साथ किया हो और आपको पता ही ना चला हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है सेट पर, ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, कुछ वैसे रहता है मेरे साथ। आज तक जो हुआ ना वो वर्बली ज़्यादा हुआ है, ऐसा कुछ प्रैंक। और फिर वो लफड़ा ये भी है ना कि वो मैं राइटर हूँ, तो उतना ज़्यादा वो करते नहीं है। एक्टर्स के बीच में है, बट कॉमेडी का तक तो ठीक है, लेकिन जैसा मेरा कैरेक्टर है उसके साथ कोई प्रैंक ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा सेट वेट पे वो ज़्यादातर यहाँ पर जैसे बॉम्बे में शूट होता है तो आप सुबह गए और शाम को वापस आ गए। ये प्रैंक जैसे हम लोग ऑल द बेस्ट जब शूट कर रहे थे तो हम गोवा में थे, तो वहाँ होटल में रहते थे। तो रात को एक बार सब वो अजय सर वगैरह भी सब लोग ऐसे आके और उन्होंने सडनली अपने ट्रेनर वगैरह को किसी को कॉल कर दिया अजय सर ने, रात को एकदम 1 बजे हम लोग सब साथ में होटल में आग लगी, बाहर आओ, तो बेचारा कच्चे में बाहर आ गया, तो भाग रहा है। तो ये मुझे ध्यान आया अभी, तो वो हाफ पैंट, अरे सर क्या हो गया, अरे भाग, उसने भागना भी शुरू कर दिया कुछ ऐसा। तो अजय सर तो ऐसे ही है। अच्छा, तो मतलब सबसे ज्यादा मस्ती अजय सर ही करते हैं सेट पर, अगर वो होते हैं तो सेट पर? हाँ, सेट पर होते हैं तो करते हैं। आपने कॉमिक फिल्में तो बहुत की हैं, तो और सब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे सीरियस कुछ फिल्में होती हैं, कुछ इमोशनल फिल्में होती हैं, लव स्टोरी बेस्ड फिल्में होती हैं, तो वहाँ भी आपका इंटरेस्ट है या सिर्फ एक कॉमिक? बात इंटरेस्ट की है ही नहीं, मैंने कभी उस बारे में सोचा नहीं। कि वही वाली बात है कि जो दुकान चल रही है उसे चलने दो। क्योंकि मैं तो राइटर बनने नहीं आया था यहाँ, आपको मालूम है, मैं तो राइटर बनने नहीं आया था, वही बन गया, ऊपर वाले का शुक्र है। तो मैं उसके अंदर, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे अपने आप को इसमें प्रूव करना है उसमें। हालांकि मैंने बीच में कुछ अलग फिल्में लिखी हैं, जैसे एक पहली लीला, इट वॉज अ थ्रिलर। हिमेश भाई की एक्सपोज, द एक्सपोज मेरी आई थी 2014 में, जिसका भी सीक्वल आ रहा है। सीक्वल नहीं, इट्स ए प्रीक्वल, बैड एस रवि कुमार, उसका टाइटल अनाउंसमेंट हो चुका, वो शायद अक्टूबर में रिलीज़ है। उसमें प्रभुदेवा मेन विलन है, हिमेश भाई है, और भी बहुत सारी कास्ट है। तो इट इज़ सीरियस फिल्म, 70s की फिल्म है वो, 70s के एरा में सेट हुई फिल्म है थोड़ी सी। तो वो एक बहुत ही अलग जॉनर है, वो पूरा फिल्मी थ्रिल एक्शन, हार्डकोर एक्शन, जिसमें एक कॉमेडी एक मसाले के तौर पे है। उसमें कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी एक मसाले के तौर पे है, बाकी वो इंटेंस फिल्म है पूरा। वो डायलॉगबाजी, वो जो एराब हुआ करता था 80s 90s का, वैसी वाली एक फिल्म है। तो हिमेश भाई के लिए वो भी एक्सपोज में भी वो एक्सपोज भी ऐसी फिल्म थी, उसके अंदर भी डायलॉग्स की काफ़ी मेरी तारीफ हुई थी। उसके बाद अभी ये आ रही है, तो ये भी पूरी एकदम फिल्मी फिल्म जो 70s 80s की होती थी वो है। इसके अलावा ऐसा कुछ सीरियस कोई मेरे से लिखाता नहीं और मैं उसके पीछे भागता नहीं। अगर कोई लिखाए तो आप वो भी लिख लें? वो मैं बेटर है कि वो जो सामान अभी लिखते बहुत सारी लाइंस ऐसी होती हैं, बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जो दिमाग में चलते हैं, जो मैं नोट डाउन करके रखता हूँ, बट वो यूज़ ही नहीं होते मेरे। तो वो लिखने में भी मुझे उतना ही मज़ा आता है कि, बट नहीं लिखाता तो मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यार मुझे प्रूव करना है कि मैं ये भी लिख सकता हूँ, नहीं, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। पब्लिक का प्यार मिल रहा है जिस चीज़ से, मुझे वो लिखना है। पब्लिक ही भगवान है सर। हाँ बस, अगर ऑडियंस मोहब्बत दे रही है, प्यार दे रही है, हाँ तो बस उसे लो, बढ़कर क्या है उससे लो। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में लोगों ने ट्रैक चेंज किए और वो कहीं के भी नहीं रहे। तो जो जिसमें आप अच्छे हो उसमें वो करते रहो, आप वो करते रहो। सर कुछ OTT के लिए भी आप कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स या Amazon? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फीचर फिल्म, अभी फिल्म्स, सिनेमा के लिए सिर्फ वही फिल्म्स। बीच में एक प्ले लॉन्च हुआ जिसमें श्वेता तिवारी, नासिर, सुरेश मेनन, स्टेज प्ले डायरेक्टर परितोष पेंटर का। तो अब भी लॉन्च हुआ, उसके 2 शो हुए हैं, अभी है शायद अगस्त में है वापस।
तो उसमें डायलॉग्स लिखे, बट वो कॉमेडी है। तो वो स्टेज प्ले लिखा है, टीवी भी मैंने बहुत लिखा है पहले, बट अभी तो टीवी वगैरह के लिए भी ना टाइम भी नहीं मिलता, कोई ऑफर भी नहीं देता, तो फिर अभी फिल्म वगैरह। इतने टाइम बाद आए हो। हम सर से रिक्वेस्ट कर करके थक गए, सर आ जाओ हमारे पॉडकास्ट में, कुछ मजा आए, कुछ एंटरटेन हो जाए। नहीं वो तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अरे नहीं अश्विन, वो प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम क्या है वो, दैट इज गुड थिंग कि वो राइटर की शिफ्ट डबल है, मुझे दिन में मीटिंग भी करनी है और रात को लिखना भी है, तो टाइम और थोड़ा हो जाता है। और उसके बाद ऊपर से शादीशुदा आदमी हूँ भाई, 2 बच्चे भी हैं जिनमें से एक बेटी है, तो उन दोनों को झेलना, बेटा तो फिर भी समझ जाता है, वो दोनों औरतें जो है ना उनको झेलना थोड़ा ऐसा पड़ता है। बेटी के साथ सर आप बहुत रील बनाते हैं, हमने देखी है, बहुत मस्ती करते हैं, मस्ती करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ वो उसको भी शौक है करने का, तो जब टाइम मिलता है कुछ छोटा सा कुछ थॉट बना के कर लेते हैं ऐसे। क्या बात है। तो घर में सर मतलब घर में भी पूरा माहौल आपका एंटरटेनिंग रहता है, या घर में आप सीरियस रहते हैं? नहीं सर, घर में सीरियस रहना है। बीवी से डर के? नहीं वो तो खैर पर्सनल मैटर है। अच्छा। ओके। बाकी वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। हाँ, मैं आपको शुरुआत में बोला ना कि उसकी बीवी के इशारों पे अच्छा नाचता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और डरने वरने वाली ऐसी। हमें उम्मीद है सर कि आपकी वाइफ ने आपको पूरा सपोर्ट किया होगा 100% आगे बढ़ने में, आपके संघर्ष के दिनों। हाँ वो बिल्कुल 2006 में आई थी धमाल, तब मेरी आधी शूट हो चुकी थी। 2006 में मेरी शादी हुई मोनिका से, तो ऑब्वियसली उसने भी वो स्ट्रगल का टाइम देखा थोड़ा सा, और ऑब्वियसली वो सपोर्ट रहा है घर से, वरना 18 साल शादी को हो गए, उसके बाद भी मेरी लाइफ में कॉमेडी है, तो इसका मतलब वाइफ सपोर्टिव है। बिल्कुल सिंपल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप फिल्म इंडस्ट्री में आए और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी बैकग्राउंड आपका रहा नहीं, तो नॉर्मली कोई भी इंसान या कोई भी बंदा या बंदी कोई भी इंडस्ट्री में आते हैं, मुंबई आते हैं संघर्ष करने के लिए, तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, सपोर्टिव नहीं होती है। नॉर्मली देखा जाता है कि फैमिली मना करती है, यार इनसिक्योर लाइन है, मुंबई में जा रहा है तो बड़े बड़े सपने देख रहा है, ये बड़े लोगों की बातें। जैसे मेरी मॉम ने मुझे बोला था, बेटा ये पैसे वालों की नगरी है, या पॉलिटिक्स में तेरा कोई बहुत बड़ा वो हो सपोर्ट करने वाला, या तेरे पास बहुत सारे पैसे हो तो तू जा, वरना तेरा संघर्ष बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि हुआ ऐसा ही, संघर्ष लंबा हो गया, बट फिर भी फैमिली एक मना करती है, एक इनसिक्योरिटी होती है, तू ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर बहुत बड़े सपने हैं। तो आपके साथ भी सर ऐसा कुछ हुआ, या फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट किया? नहीं मैं भी सेंटर में रहा, ना तो पूरा सपोर्ट मिला ना पूरा वो, क्योंकि हम लोग 8 भाई बहन हैं। मेरे फादर टेलीफोन में इंजीनियर थे, और मेरे घर में पूरा पढ़ाई लिखाई और ये वाला माहौल। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों ONGC में इंजीनियर हैं। मेरी सिस्टर भी जॉब पे हैं, 5 गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, रिटायर भी हो चुकी हैं। एक एक्साइज इंस्पेक्टर है मेरी सिस्टर। मेरे से छोटी वाली भी एक इंटर कॉलेज के अंदर टीचर है, मेरे से छोटी जो सिस्टर है, और मैं 7th नंबर पे हूँ। और मैं बचपन से इन फिल्मों के चक्कर ही बोला करते थे, वो वर्ड था, ये फिल्मों के चक्कर में लगा रहता है। तो ऐसा था, और मेरठ जैसी शहर पे, और आज से 25-26 साल पहले, क्योंकि मुझे आए हुए हैं 22-23 साल हो गए, तो उससे पहले जब था तो घर वाले यही बोला करते थे कि यार ये पढ़ता लिखता तो है नहीं। मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं वही 55-60 के बीच में परसेंटेज के, और मेरा मन सिर्फ फिल्में और ये वो। कहते थे कि ऐसा तू ना ऐसा स्मार्ट भी नहीं है, तो मैंने कहा मुझे जाना भी नहीं है, वो दिखने नहीं जाना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि लिखने आना है, बट दिखने तो नहीं जाना था। तो ये रहा, और फाइनली मैंने BA किया, MA किया, और वो फाइनली मैंने बोला, मैं वहाँ डांस सीखता था, सिखाता भी था, और फाइनली मैंने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो अब एक आपकी एज हो जाती है 25-26, तब तक हमारे गांव में 25-26 साल के लड़के सेटल्ड हो चुके होते हैं, एक आध बच्चा भी हो चुका होता है, जॉब पे चले गए होते हैं, और मैं निकला हूँ वहाँ से 25-26 साल की एज में अपना करियर बनाने मुंबई। तो भी माँ बाप का तो ऐसा था कि ठीक है जा रहा है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बट वो
मैं सपोर्ट की बात तो ये करूंगा कि वो इस बात से डरे हुए थे कि अपनी ज़िंदगी बेकार ना कर ले। सबसे बड़ा माँ बाप और घर वाले जो कंसर्न होते हैं ना, वो ये नहीं होते कि कुछ कर नहीं पाएगा, वो बाद में होता है। उससे पहले होता है कि ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए इसकी, तो वो कंसर्न बाहर वाले आपकी फिरकी भी लेते हैं बिल्कुल। लेकिन घर वाले अगर आपको डांटते भी हैं या मना भी करते हैं या सपोर्ट भी करते हैं या कुछ भी होता है, वो एक डर उनको लगा रहता है कि अपने लिए तो कमा ले, कम से कम हमें मत दे चाहे कुछ भी। बिल्कुल। वो एक कंसर्न जो होता है ना, वो हर माँ बाप की आंखों में होता ही है, भाई बहन की आंखों में भी होता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि नहीं होता है। तो वो तो था जी। उसके बाद मैं मुंबई आया, यहाँ पर वही स्ट्रगल का दौर शुरू। कभी घर वालों से पैसे भी मंगाए, उन्होंने भी दिए, बट मेरी माँ बोलती थी बेटा देख, अब भूखा थोड़ी मारेंगे, मुझे मरने थोड़ी छोड़ेंगे, बट उनको होता था कि अरे बेटा तू देख ले, नहीं होता है तो आजा, कुछ नहीं होता है। 2001 में मैं आया था, फिर 4 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, मैं वहाँ गया था। तो उनकी काफ़ी लंबी बीमारी से वो जून में एक्सपायर हुए, मई में चला गया था, 1.5-2 महीना उधर ही रहा। तब इधर आने के लिए मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ कर रहा था यहाँ पे, फिर भी मैं आया इधर। तब एक मेरे ब्रदर ने मुझे बोला, मेरा से बड़ा भाई है, उसने बोला कि सिस्टर ने कुछ बोला कि अरे बंटी अब देख ले तू बेटा, तो पापा भी चले गए हैं, तो मम्मी भी अकेली हैं इधर, छोटी सिस्टर थी तब, शादी नहीं हुई थी उसकी। तो उसने बोला था लेकिन मेरा बीच वाला ब्रदर है जितेंद्र राठौर, कुक्कू भैया, तो उसने मेरे शोल्डर पे ऐसा हाथ रखा और देखा मैं कुछ जवाब देने के लायक था नहीं कि मैं क्या बोलूँ, तो वो एक इमोशनल मोमेंट था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला सिस्टर को, दीदी छोड़ और जाने दे इसे, हो सकता है कल को सबसे पहले तू यही बोले कि बंटी राठौर तेरा भाई है। तो वो तो बात आई गई हो गई। उसने साइड में मुझे ले जाके बाद में समझाया कि देख बंटी, कुछ भी करना बेटा, गलत धंधे में मत पड़ना, कुछ नहीं हो वापस आ जाना, ईगो लेके मत बैठना कि यार सब लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो मुझे अपने आप से मेरा प्रॉमिस था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बट और फाइनली 4 में आया, और शायद फादर का आशीर्वाद था कि मैं 1-1.5 महीना उनके साथ रहा, उनकी सेवा की, कि मैं उसके बाद जब मैं आया हूँ मुंबई, मैंने फिर पलट के देखा नहीं है। फिर वो आगे 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 ही बढ़ता रहा। फिर धमाल मिली मुझे 2005 में, फिर धमाल 7 में आई, फिर ऑल द बेस्ट, और फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो सर इंडस्ट्री में आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, और हमने सुना है कि इंडस्ट्री में गॉडफादर ये शब्द सब सुनते हैं कि कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में होता है तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है, आपका करियर बहुत अच्छे से चलता है। तो ऐसा आपके साथ भी है कि कोई गॉडफादर है इंडस्ट्री में, या फिर कोई ऐसा जिसने आपको सपोर्ट किया हो आगे बढ़ने में? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं जी। एक्चुअली ऐसा तो कोई भी नहीं है, बस वो कि मैं चला था अकेला और लोग मिलते गए और काफिला बनता चला गया। तो मैंने जब अपना शुरू किया तो लोगों से मिलते जुलते शायद उन्हें मेरी कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ एटीट्यूड अच्छा लगा, तो एक ने थोड़ा आगे बढ़ाया, साथ दिया, दूसरे ने थोड़ा आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं आज भी, मेरी पहली फिल्म है धमाल, तो मैं इंद्र कुमार जी को, उनको अपना मेंटर मानता हूँ। बट वो भी मेरे गॉडफादर नहीं कह सकते आप उनको, क्योंकि एक टाइम भी मेरा काम देखने के ही उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो जिस आप लेवल पे बात कर रहे हैं सपोर्ट देने वाला तो मुझे नहीं था कोई भी ऐसा। मतलब आपने जो जर्नी शुरू करी, लोगों ने आपके काम से इंस्पायर होकर, मैंने अपने आप को प्रूव किया और उन्होंने मेरा काम मिलता चला गया। वो तो हम जानते हैं सर, जिस कमाल की आप राइटिंग करते हैं, स्क्रीन प्ले करते हैं, जो कॉमिक सेंस आपकी कमाल की है, उसमें कोई इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकता है। हाँ, तो बस वही ऐसे ही चलता रहा, और आज गॉड इज ग्रेट, आज ठीक ठाक एक मकाम पे मुझे ऊपर वाले ने पहुंचा दिया। जी। तो सर आप हॉलीवुड में भी कुछ करने की इच्छा आपकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। अच्छा। मेरी भी कमजोर है। बस, तो हम बॉलीवुड में खुश हैं। कपिल शर्मा पार्ट 2 पार्ट 3 हो गए। हाँ, कपिल शर्मा के बेटे हैं। नाराज ना हो जाए। नहीं, कपिल भाई इज अ डार्लिंग, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं कपिल शर्मा, इज अ डार्लिंग। उनके साथ मतलब कपिल
शर्मा जो है वो कमाल का कॉमिक सेंस, मतलब पूरी दुनिया को हंसाते हैं, हंसाने के साथ साथ वो लोगों की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं ऑब्वियसली। तो उनके साथ कोई एक्सपीरियंस रहा आपका काम का? मैं कपिल के साथ में एक्चुअली एक वेब सीरीज जो आप बात कर रहे थे ना, वो कर रहा था, बट वो थोड़ा बना नहीं। अभी कुछ चल रहा है, बट अभी बहुत अर्ली हो जाएगा कुछ बात करना। कपिल भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा, बहुत पुराना रिलेशन है, और हम लोग जब भी मिलते हैं तो बड़ा मजा करते हैं, और सोच रहे हैं कि कुछ एक ऑफिशियल भी कुछ आए साथ में। हम दोनों ही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो सर मतलब कपिल अगर एज एन एक्टर आते हैं और आपकी राइटिंग होती है, मतलब धमाल ही हो जाएगा ये तो। हाँ, कुछ चल है, अभी पता नहीं क्या होगा, आगे देखते हैं। अच्छा सर, नॉर्मली संघर्ष के दिनों में जब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं और इंडस्ट्री में मुकाम बनाना चाहते हैं, कोई राइटर में, कोई एक्टिंग में, तो एक संघर्ष लंबा होता चला जाता है, काम नहीं मिलता, लोग हौसला खोने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है कि यार बहुत टाइम हो गया कुछ हो नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसा मौका आपके साथ भी कभी आया कि आपका भी कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, कोई रिग्रेशन रहा आपको इस तरह से कभी? नहीं रहा। एक्चुअली क्या था, जब मैं शुरू में आया तो वही 4-5 फ्रेंड्स हम लोग रहते थे, ये था वो था। तो शाम को आते थे, तो ये एक पॉजिटिविटी रही मेरे साथ कि शाम को सब फ्रेंड आते थे और बोलते थे यार साला आज का दिन भी निकल गया और कोई काम नहीं मिला। मैं घर आता था तो मैं ये सोचता था कि शाम हो गई है अभी, अगला दिन देखो फटाक से भी आने वाला है 12 घंटे में, तो वो फिर आएगा, कल का दिन है ना। तो वो पॉजिटिविटी जो थी ना, उससे मुझे कभी वो नहीं हुआ, कभी मैं मतलब हार्ट ब्रोकन नहीं हुआ, मैं डिसपॉइंट नहीं हुआ। तो वो शायद चलता रहा कि हमेशा कि मैं आने वाले उसके बारे में सोचता था, जो पीछे गया सो गया। तो कभी ऐसा रिग्रेट वगैरह तो कभी भी नहीं हुआ मुझे। टाइम लगा, बहुत टाइम लगा मुझे भी चीज़ों को, मैंने आपको बताया कि स्ट्रगल बहुत लंबा रहा, पता नहीं लंबा रहा कि नहीं रहा, मैंने तो उसे एंजॉय किया। मैं आज भी उसको चेरिश करता हूँ कि मेरी वाइफ 2006 में आई थी शादी करके, तो उसके बाद 2008 तक धमाल आई, बीच में 2007 में। बट फिर भी धमाल के बाद भी थोड़ा टाइम मुझे लगा कि जब मेरी सर्वाइवल की प्रॉब्लम दूर हो, मेरे घर का किराया टाइम पे चला जाए, उसके लिए मुझे 2 साल लग गया। उसके बावजूद भी 8 में जाके थोड़ा हालात ऐसा हुआ कि हाँ, मुझे किराए के बारे में नहीं सोचना, वो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो समस्या रोजी रोटी की हो जाती है। 100% सर, ड्राइविंग की, रेंट देना होता है। सर आप सपना कौन देखता है, जिंदा आदमी। बिल्कुल। सर्वाइव करने की तो प्रॉब्लम है, तभी तो अपना सपना पूरा करोगे। जब सर्वाइवल ही नहीं होगा तो सपना कैसे पूरा होगा? हाँ, और रिग्रेट करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो सोच के आया था, मुझे तो ऊपर वाले ने उससे ज़्यादा दिया। और भड़ास और रिग्रेट तब होता है जब आप अपनी जो मिले हुए जो चीज़ें हैं, जो मिले हुए हैं, चाहत जब ज़्यादा की होती है ना सर, तब होता है। आप आगे मत देखिए, सामने मत देखिए, आप ये देखिए आप क्या लेकर आए थे, आप कब आए, कहाँ से आए थे। मैं जब 2001 में आया था, मेरे पास क्या था और आज मेरे पास क्या है, मैं सीधा कंपैरिजन वो करता हूँ। तो हालात बहुत अच्छे हैं आज की तारीख में। जी। बस इतनी सी बात है। तो जो नए लोग हैं सर, जो काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और जो आने वाले हैं, वो अपना हौसला ना खोएं, कॉन्फिडेंस लूज ना करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर इस फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, मैं एक बात बोलता हूँ जब भी ऐसे कुछ इंटरव्यू या कहीं या किसी से बात करनी होती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अश्विन भाई, मैं आपसे झूठ बोलूँगा शायद मेरा काम चल जाएगा। सबसे पहले मैं अपने आप से झूठ ना बोलूँ, मैं अपने आप को पहचानूँ, मैं अपने टैलेंट को पहले खुद पहचानूँ। सबसे पहले अपने आप से मैंने झूठ बोला ना अगर, तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता दुनिया में। सबसे पहले उसको पहचानिए आप, उसके हिसाब से आप अप्रोच कीजिए किसी भी आदमी को। क्योंकि जो आदमी काम कर रहा है ना, अगर जो भी आदमी काम कर रहा है, आप जिसके पास काम मांगने जाते हैं, तो टैलेंट मेरे विचार से 10वें नंबर पे आता है। शायद उससे पहले आता है कि आप उस आदमी से काम मांग रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। वो आपकी जो कंपनी है उसको एंजॉय भी करता है, ऐसा अरे यार ये फिर आ गया, ऐसा तो नहीं होता कहीं। आप उस बात को पहचानिए पहले। अगर ऐसा होगा और वो आपको आपके
क्योंकि एक आम जो आपकी ज़िंदगी होती है ना, उसी से लोग अपने बारे में धारणाएं बनाते हैं। हमारे मेरठ में कहीं भी अड़ोसियों पड़ोसियों के बारे में आप एक हो जाता है, अरे वो ऐसे बोलता है, वो वैसे बोलता है, ये ऐसे नहीं बोलता, वो वैसे, हो सकता है वो कुछ और हो, बट आप धारणा उसी बात पे बनाते हैं जिस बात से आप उससे बात करते हैं। अभी कैमरे वैमरे के सामने जाते जाते तो बहुत कुछ हो जाएगा, फिर वो आपको मौका क्यों दे? वो काम कर रहा है इसलिए दे, आप क्या दे रहे हो उसे? आप पे वो भरोसा क्यों करे? पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए कि एक प्रोजेक्ट, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, एक सीन टीवी का भी शूट करना हो तो एक सीन शूट करने में कम से कम तो 2-3 लाख रुपए लग जाता है। आराम से। फिल्म का शूट करना हो तो करोड़ रुपए लग जाता है। एक आदमी करोड़ रुपया आप पे क्यों लगाए? इतना ही भरोसा मेरे घर वालों को होता तो मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं दे देते यार उसका, उन्होंने नहीं दिया, मैं दूसरे को क्या बोलूँ अभी। सही बात है। तो वो एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और देन अगर आपके अंदर कुछ है तो सर, हमारे यहाँ तो बचपन की कहावतें हैं, वो आज भी बड़ा ऐसा लगता है मुझे, गुदड़ी में लाल पहचाना जाता है कि अगर फटे पुराने कपड़ों में भी अगर लाल, लाल इज द डायमंड काइंड ऑफ थिंग, अगर वो है तो आप उसको पहचान लेंगे। क्या तो वो अगर आप हैं तो बस आपको आगे बढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। क्या बात है। बस अपने आप पे भरोसा करना सीखिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। टाइम तो ठीक है, वो यहाँ तो हर फ्राइडे सर किसी न किसी की किस्मत बदलती है, डूबती भी है मगर बनती भी है। तो उस फ्राइडे का इंतजार कीजिए आप अपने। मतलब कहते हैं ना, मुंबई में हर रोज कितने लोग उतरते हैं और कितने लोग जाते हैं। हाँ सर, ये देखिए कहीं भी हम बोले आज भी ग्लैमर है, ये है वो, लेकिन ये एक आर्ट है, इसमें कहीं सरस्वती माँ का वास होता है। मैं अपने लिखने पे भी मानता ही हूँ, तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप अपने आप को पहचानिए, सही तरीके से अप्रोच करेंगे आप, करेक्ट, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको बस वो उस ईमानदारी से, जो बचपन से मैंने कहा सुना है कि ईमानदारी, लगन, ये सब फर्जी वर्ड नहीं है, ये करेक्ट वर्ड्स हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बोला है। लोग पहचानते हैं सर आपको, आपकी कीमत दूसरे डिसाइड करते हैं, आप खुद डिसाइड नहीं करते। आज मैं खुद बोलना शुरू कर दूं मेरी कीमत तो अरबों में, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कीमत दूसरे डिसाइड कर लेंगे अपने आप। तो आपकी कीमत 0 है या करोड़ है, वो आपके अप्रोच पे, आपके एटीट्यूड पे, आपकी बातों में, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। कितने पते की बात कही है सर आपने। मैं बहुत पते की बात करता हूँ ताकि आदमी सही पते पे पहुंचे। पते पर पहुंचे। सर पता वैसे है कौन सा मेरा सही पता है, मुझे भी बता दो। सर वो तो खैर लापता ही रहता है, लेकिन ये तो है। अच्छा सर, आपकी राइटिंग में कुछ ऐसा आप मिस करते हो, कोई भड़ास निकालना चाहते हो जो अब तक आपने अपनी राइटिंग में ना किया हो, जो आप करना चाहते हो कि यार मुझे ये राइटिंग करनी है, ऐसी फिल्म लिखनी है जो मतलब मजा आ जाए, कुछ ऐसा छूट गया हो? नहीं, छूटा तो कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली कि इतना काम मैं कर चुका हूँ, मेरी 12-15 फिल्में तो रिलीज होंगी। अब हर फिल्म को लेके जो भी फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट होता है, मेरा यही होता है कि यार इस बार मैं ऐसा क्या नया दूं पब्लिक को। भड़ास नहीं है, क्योंकि भड़ास जैसा कुछ है ही नहीं अंदर, बट ये तो है कि और अच्छा दूं पब्लिक को और अच्छा दूं, बस यही है। पब्लिक तो सर लोटपोट हो ही रही है आपकी फिल्में देख देख। हाँ सर, वो होती रहे। गोलमाल देखी तो हम भी गोल हंसने लग जाते हैं, या धमाल देखे तो मतलब मजा आ जाता है सर, मतलब कमाल की आपकी राइटिंग होती है। बस वही चाहिए कि जब तक काम करता रहूं, हंसाता रहूं। जी 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 जी। अच्छा बंटी सर, अब तो आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, आप मेरठ से हैं, तो जब आप मेरठ जाते हैं तो हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना, कुछ एकदम बचपन के दोस्त होते हैं, कुछ साथी होते हैं, वो छेड़ते भी हैं और आपको बोलते भी हैं कि कैसा चल रहा है काम, तो आप स्टारों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें यार इस स्टार से मिलवा दे, हमें अजय सर से मिलवा दो, या हमें रोहित शेट्टी सर से मिलवा दो। तो हाँ, आपके क्या रिएक्शन रहते हैं उसमें? नहीं, अभी तो खैर काफ़ी दिनों से मैं इतना टाइम के लिए गया नहीं। अभी इसी साल मैं एक दिन के लिए पतंग उड़ाने के लिए गया था, तो आज गया, कल पतंग उड़ाई, परसों वापस, ऐसा हुआ। अच्छा। तो इसके अलावा कोविड से पहले कभी मैं गया था तो कुछ दिन रुकता हूँ तो होता है, बट बड़े फनी रिएक्शंस आज भी होते हैं लोगों के। जो खैर फ्रेंड है उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ करता होगा, बड़ा होगा राइटर, ठीक है इधर बैठ चल, तो उनको नहीं फर्क पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेयर ही नहीं है आज भी। मतलब ये मैं आपको एक किस्सा बताऊं छोटा सा, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, आई थिंक 7-8-10 साल भी हो सकते हैं। तब ठीक ठाक था मैं, लेकिन मैं टीवी के लिए शोज़ वगैरह लिख रहा था,
तो धमाल आई थी, धमाल के जस्ट आस पास की बात है, और उन दिनों टीवी पे मेरे 2 शो चल रहे थे कोई, जिसके डायलॉग्स में लिख रहा था। तो एक पड़ोस का एक लड़का था, वो अपना मिला और स्टेशन पे उन दिनों टिकट लेने के लिए गया था, मैं रिजर्वेशन कराने के लिए। तो वो मिला, अरे बंटी तू यहाँ, तू तो मुंबई चला गया था। हाँ, मैंने कहा चला तो क्या, वापस आऊँगा भाई, घर है ना तो आना तो पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, मतलब वापस जाएगा? मैंने कहा हाँ भाई जाऊँगा वापस। अच्छा, क्या क्या चल रहा है आजकल? मैंने कहा वो 2 टीवी शो, हाँ वो वाले दोनों, हाँ वो तो देखते हैं हम। हाँ, मैंने कहा वो उसमें तू तो नहीं दिखा। मैंने कहा भाई मैं लिखता हूँ। तो उसके चेहरे पे इतनी उदासी और इतनी सिंपथी आई मेरे लिए, जैसे मैंने बोला मैं लिखता हूँ, तो एकदम उदास और सिंपथाइज होकर, ओहो मेन काम नहीं मिला। तो मैंने कहा हाँ भाई चल, लगा रहे मेन काम भी मिलेगा। तो ये उस टाइम का आलम था कि राइटर की तो ठीक है, मतलब लिखता है तो क्या है, और कैमरे में कब आएगा? मैं तो दूसरे की क्या, उन दिनों गोलमाल 3 का शूट चल रहा था, मेरी फिल्में आ चुकी थी, धमाल, ऑल द बेस्ट, फिर गोलमाल 3। गोलमाल 3 का शूट चल रहा था, मैं गोवा में था। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया मुझे। तो अब वो मेरी माँ एकदम मेरठ की एकदम घरेलू औरत, और अब तो नहीं रही, वो 2012 में चली गई। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, और मुझे बोलती कि तब तक भी धमाल आ चुकी है, ऑल द बेस्ट आ चुकी है, तब भी गोलमाल 3 की शूटिंग पे हूँ मैं, और मुझसे पूछते हैं तुझे पैसे वैसे दे देते हैं ना लिखने के? मैंने कहा हाँ मम्मी दे देते हैं। अच्छा फिर भी मतलब हाँ, मैंने कहा मम्मी दे देते हैं, चलो ठीक है। नहीं तू लिखता तो था नहीं, तू तो एग्जाम में भी नहीं लिख के आता था पूरा, तो यहाँ कैसे लिख रहा है मुझे वही समझ नहीं आता। मैंने कहा हाँ मम्मी मिल, ये अच्छा है। एग्जाम में तो कुछ लिखा नहीं। हाँ क्या लिखता है। तो ये तो आलम है सर वहाँ पर। आज तो खैर काफ़ी चेंज हो गया है। अभी ये सब जब से मीडिया में पूरी जो इसकी इंस्टा की और इसकी क्रांति है ना, इसने तो लोगों को इन्फ्लुएंसर और ये जो बना दिया है उसने, तो अभी तो हर जगह हो गया है। हमारे ज़माने में थोड़ा एलियन स्पेस था। ये मुंबई जाने की बात कर रहा है तो ये होता था कि इसे चेक करा लो डॉक्टर से, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा भी दिन देखे हैं हम लोगों ने। हाँ, मतलब एक टाइम था, मतलब आज से काफी साल पहले लोगों को ऐसे लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं या जो काम करते हैं वो इस दुनिया के ही नहीं है। हाँ ये तो है कि वहाँ पर मुंबई में जो लोग रहते हैं वो ज़मीन से 2 फुट ऊपर ही रहते होंगे, नीचे रहते होंगे। तो ऐसा था, अभी भी आई थिंक थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आज भी लोगों में फिल्मों का जो क्रेज़ है वो हर आदमी में है। ये तो मुझे मालूम है कि फिल्मों का क्रेज़ तो है आज भी। छुट्टियाँ बिताने सर कहाँ जाते हो आप? मिलती नहीं है, बताऊंगा। अच्छा। छुट्टियां बिताने कुछ भी सर, फैमिली के साथ कहीं भी चले जाऊँ छुट्टियां बिता लेता हूँ मैं तो। 2-3 दिन का कभी बीच में टाइम मिलता है बच्चों के साथ, महाराष्ट्र में कहीं निकल जाता हूँ। तो मेरे एक दोस्त है सर राइटर, तो मैं उनके साथ कभी निकलता था घूमने के लिए, तो वो कुछ भी उन्हें लगता था ना इंसिडेंट या कुछ ऐसा लगता था जो राइटिंग के लिए अच्छा है, वो डायरी और पेन रखते थे अपने पास, वो तुरंत लिखने लग जाते थे। मैंने क्या कर रहा है भाई? बोलते नहीं यार मैं लिख रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा, मेरे को ये लिखना है, मैं अपनी फिल्म में डालूंगा, या मैं जब भी मैं कोई काम करूंगा तो मैं राइटिंग में डालूंगा। तो सर आपके साथ भी ऐसा होता है या आप कोई डायरी पेन रखते हो? कभी कुछ ऐसा अचानक दिमाग में आया? नहीं डायरी पेन तो ऐसा नहीं रखता। अभी तो कुछ ऐसा नोट करना होता तो मोबाइल में भी हो जाता है, बट मैंने ऐसा कभी किया नहीं है कि कोई इंसिडेंट, हाँ इंसिडेंट जो याद रहते हैं अपनी लाइफ के, मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो अपनी लाइफ के जो मेरे आसपास हुआ, जो भी मेरठ में हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें वो मैंने बहुत लिखा है उसमें। ऐसा नहीं है, मेरे घर के हुए इंसिडेंट जो फनी थे या जो भी किया ये अच्छा था वो अच्छा था, वो मैंने लिखे हैं। बट ऐसे नोट डाउन करके तो मैंने खैर कभी नहीं रखे। जो याद आता गया, जो सिचुएशन पे हुआ करेक्ट, तो मैंने किया। तो मैं उतना सीरियस राइटर नहीं हूँ। सीरियस नहीं है। तो बंटी सर का बचपन कैसा बीता? सर वही आम बच्चों की तरह उस टाइम जैसा था कि शरारती थे ज्यादा? हाँ शरारती हर बच्चा ही होता, मैं भी था थोड़ा बहुत तो। नहीं कुछ बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं ना। हाँ शायद मैं ज़्यादा शरारती था कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा ये बात करते थे कि ये जवाब देने में बड़ा मास्टर है, ये बहुत दिमाग है, पर इसका करेगा क्या हमारी समझ में तो आता नहीं, पढ़ता लिखता तो ओके ही। तो ये तो होता था मेरे साथ। पढ़ाई लिखाई में तो हर माँ बाप की शिकायत रहती है सर। हाँ जैसे मेरी नहीं है, मेरी बेटी कनक है, वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, वो 90% से ऊपर वाली लड़की है, अभी तक 8th में तो नहीं है। बल्कि मुझे कहते कम पढ़ा करना यार, जितने नंबर तो अकेली लाती है उतने में 3 लड़के पास होते हैं।
ये तो है सर। अच्छा, आप कनक, आपकी बेटी, आप उसके साथ सोशल मीडिया पे छाए रहते हो, रील्स बनाते रहते हो। अच्छा, हमने सुना है कि कनक ने आपका फोन तोड़ दिया था, ऊपर से फेंक दिया था गुस्सा आके। नहीं सर, वो फोन का सिर्फ कवर था। अच्छा, कवर था सर। फोन थोड़ी, इतना बड़ा राइटर भी नहीं हूँ कि फोन तोड़वाऊंगा आईफोन। अच्छा, ये तो है। क्या वो किस्सा था सर? वो तो वैसे ही एक रील बनाया था हम लोगों ने। अच्छा, खाली रील बनाई थी आपने? ओके ओके। बहुत प्यारी बेटी है। हाँ, वो शैतान भी है। शैतान भी है। बच्चे तो सारे ही होते हैं। और बेटी है तो फिर बाप को ही झेलना पड़ता है। जी 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 जी। तो बच्चे तो सर नाराज हो जाते हैं बहुत छोटी छोटी बातों में, और मान भी जाते हैं। तो कभी कनक नाराज होती हो, गुस्सा होती हो, तो आप उस वक्त क्या करते हैं आप? नहीं, वो ऐसा नाराज वराज तो हो भी जाती है, बट मनाना ही पड़ता है। फिर उसकी फेवरेट चीज़ें ला के दो उसे, सॉरी बोलो उसे, वही जो है सब वही करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, फिर मान भी जाती है वो। मान भी जाती है। हाँ, हर बच्चे को पता होता है कि माँ और बाप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उससे, बट नखरे तो दिखाने ही है ना। तो ठीक है, नखरे दिखाती है। बेटा भी है, अभी बेटा भी 17 साल का हो गया, बदसल। तो वो भी है, वो भी करता रहता है कुछ ना कुछ। इतना बड़ा होने के बावजूद, मेरे से लंबा है वो। अच्छा। उसके बावजूद वो आके गोद में लेट के और करता रहता है। वो तो हर माँ बाप, हर बच्चा यही करता है सर अपने माँ बाप। बेटे का इंटरेस्ट किस में है? अभी तो 17 साल का है, तो थोड़ा सा पता लगा होगा आपको, क्या करना चाहते हैं वो? उसे ही नहीं पता, मुझे क्या पता लगेगा। अच्छा। ऐसा क्या? अभी तो पढ़ रहा है, 12th में है, तो उसे जिस दिन उसे पता लगेगा उसके बाद मुझे पता लगेगा। अच्छा। पढ़ रहा है अपना कॉलेज वॉलेज, फुटबॉल खेलता है, कॉलेज वॉलेज जाता है, बस। अच्छा सर, कभी किसी के प्यार में लव लेटर भी लिखे होंगे आपने, क्योंकि आप राइटर हैं? नहीं, राइटर तो मैं खैर बाद में बना। अच्छा। बट मैंने अपने कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत लव लेटर्स लिखे हैं, लेकिन दूसरों के लिए। ओके। हाँ, क्योंकि मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं लिखूंगा तो, अभी तो बहुत दिनों से लिखा ही नहीं है, अभी तो लैपटॉप हैंडराइटिंग सुधार के कोई फायदा भी नहीं हुआ, लैपटॉप पे लिखना पड़ रहा है आजकल। तो लेकिन मेरी हैंडराइटिंग है कि आप उसे देखेंगे तो फिर आप उसको, यू कांट फॉरगेट, आप भूल नहीं सकते हैं उसको। तो उस चक्कर में मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे, उनके भी फ्रेंड्स थे ना, वो भी आते थे मेरे पास। अच्छा। कि यार एक लव लेटर लिखवाना है। तो होता ये था कि एक बार का तो मुझे किस्सा, 2-3 बार के किस्से मुझे पता है कि रात को मैं एंकरिंग वगैरह करता था मेरठ में, स्टेज पे जो शादी ब्याह में थोड़ा खर्चा भी निकलता था और अपना शौक वो इसका पूरा होता था, आर्टिस्टिक गिरी का जो भी है। तो रात को ठंड के दिनों में मैं अपनी बाइक वाइक लेके आया, तो बाहर वो गलियों में घर होता है ना, तो एक मेन दरवाज़ा होता है और एक ऐसा होता है जो ड्राइंग रूम में सीधा एंटर। तो ड्राइंग रूम में अच्छा पेड़ है बनी हुई, तो वहाँ पर एक दोस्त बैठा हुआ मेरा एक, तो मैंने बाइक की लाइट, मैंने यहाँ कौन इतनी रात को कौन बैठा, ठंड के दिन, दिसंबर जनवरी। तो अरे मैं हूँ विपिन। और मैंने कहा इतनी रात को क्या कर रहा, साले 2 बज रहे यार, वो सुबह लेटर देना उस लड़की को और वो लिखवाना तो तेरे से ही पड़ेगा। अरे मैंने कहा तू भी यार कहाँ फंसा है। तो वो जाके रात को मैंने 4 लाइनें उसको लिख के दी कि भाई अभी ले जा, देख अपनी रात को मेरे हाथ वैसे ठंड में कांप रहे हैं, नहीं लिखा जाएगा, तो ले जा कि आज मैं थोड़ा बीमार हूँ। और वो अगले दिन वो पूरा ड्रामा करके हाथ वाथ पे चोट वोट मार के लेके गया कि इतना ही लिख पाया अभी। फिर इसके अलावा जो एक किस्सा हुआ कि एक मेरी छोटी सिस्टर पिंकी राखी राठौर, उसकी ज्योग्राफी की फाइल कोई लड़की लेके गई, उसकी एक फ्रेंड वगैरह, कि वो होता ना कॉलेज में, स्कूल में, लेके गई और एकदम वापस, दीदी क्या, हाँ ये किसकी हैंड राइटिंग है? तो छोटी बनी, कोई लेटर वेटर मिला था क्या? हाँ लेटर मिला था। कह रही ये बंटी के काम है, ये लिखता रहता है किसी के भी। तो कह रही मेरे घर वालों ने लेटर, लड़के ने किसी ने लेटर दिया उसको, अबे मुझे भी नहीं याद कि मैंने किसके लिए लिखा था वो लेटर उसने अपने घर वालों को दे दिया। और लड़की के घर वाले ये बोले कि लड़के ने बदतमीजी भले ही करी हो, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी। तो ये किस्से हुए हैं उसके अंदर। मतलब हैंडराइटिंग देखकर ही लड़कियां इंप्रेस हो जाती होंगी जिसके लिए आप लिखते हैं। हाँ, 1-2 बार झगड़े भी हुए हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड की हैंडराइटिंग अच्छी है, मेरे की अच्छी है, दोनों ने मिला तो सेम हैंडराइटिंग है, उन दोनों में से किसी की नहीं है, वो मेरी। तो ऐसे। तो कभी ऐसा हुआ हो कि किसी लड़की को पता लगा हो कि ये तो हैंडराइटिंग आपकी है, तो उसने आपको ही सोचा हो यार तुम लोग जाओ साइड में हो, तो मैं तो बंटी। नहीं वो हैंडराइटिंग तक तो बात ठीक है, पर शक्ल भी तो देखते हैं ना, तो ऐसा बोल। अच्छा। तो शक्ल पे रिजेक्ट हो जाता था। नहीं सर, ऐसा क्यों है? नहीं सर, अफेयर क्या एक अट्रैक्शन होता है हर एज में, हमें भी हुआ, वो होता ही है, और वो ना हो तो फिर आप, इसका मतलब आप में कुछ प्रॉब्लम है। तो
वो अट्रैक्शन वगैरह तो रहा, लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आया कि यार ये लाइफ बनेगी नहीं तेरी एक्चुअली। तो वो उस मामले में मैं थोड़ा सीरियस था हमेशा से। हालांकि वो सीरियसनेस जो मेरी जिस तरफ थी उसको लेके मेरे घर वाले सीरियस नहीं थे कि फिल्मी दुनिया को लेके सीरियस है तो रॉन्ग है। लेकिन मैं तो मेरा वो था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है जो लोग मुझे पहचाने, जो मेरे माँ बाप को पहचाने कि हाँ ये बंटी राठौर के पापा हैं, ये बंटी राठौर का भाई है। तो ये बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ा सा आया, तो मुझे वो लगा कि एक वो वैल्यू चाहिए थी मुझे कि वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं फिल्मी लाइन में शायद आया। सर आपकी लव मैरिज है या अरेंज? सर है तो, अरे लव तो आज तक भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ अरेंज मैरिज है सर। मैं तो एकदम मम्मी ने कर ही देते हैं बीच में। नहीं सर, वो तो आदत से मजबूर हूँ ना। जी। तो कुछ कर नहीं सकता। मेरी अरेंज मैरिज है एकदम। हाँ मतलब मेरी तो कल एंगेजमेंट थी। अच्छा। और मैंने आज देखा था मोनिका का फोटोग्राफ। हाँ ओके। मेरी माँ को मैंने प्रॉमिस किया था, अब मुझे थोड़ी पता था सीरियस ले लेगी वो कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैंने सारे काम अपनी मर्जी से किए, शादी मैं तेरी मर्जी से करूँगा मम्मी। तो उन्होंने वो लाके, मोनिका पड़ोस में रहती थी, पहले से भी कुछ वो जानते थे। उनकी दादी जो थी वो मम्मी की मेरी फ्रेंड थी, ऐसा कुछ कनेक्शन था। और उन्होंने फाइनल कर दिया कि ये वो कि तू आ जा। और अच्छा तब आप बॉम्बे में थे? मैं बॉम्बे में था। 2006 की बात, 5 की बात है। तो धमाल मेरी शुरू हो चुकी थी तब। तो मुझे भी लगा था कि, और आई न्यू कि उस टाइम की धमाल एक हिट फिल्म है, इसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी ऐसी हो जाएगी कि मैं 2 लोगों को खिला सकता हूँ, खुद को और वाइफ को। इसलिए मैंने शायद डिसीजन भी लिया। तो मम्मी ने बोला तू आ जा, ये लड़की मैंने पसंद कर ली और शादी कर, बस बहुत हो गया। तो मैं गया। तुम कल एंगेजमेंट है, मैंने आज फोटोग्राफ देखा, अच्छी है, कर ली। और करेक्ट रहा डिसीजन। हालांकि मोनिका की मम्मी के अलावा बाकी सब लोग जो थे थोड़े से अगेंस्ट थे कि पता नहीं संजय दत्त के लिए बोल भी रहा है, फिल्म लिख रहा है धमाल, संजय दत्त को देखा भी होगा इसने, झूठ तो नहीं बोल रहा है, यहीं तो घूमता रहता था। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। बट मेरी सास जो थी, वो जो मेरी सासू माँ थी, वो थोड़े एडमेंट थी कि नहीं, मुझे ये जो बोल रहा है ना मुझे ठीक लग रहा है। वो लास्ट तक थोड़ा सा वो रही, और उन्हीं की वजह से मेरी शादी हुई। इवन शादी के अंदर भी माहौल थोड़ा सा ऐसा खराब नहीं कहूँगा मैं, बट थोड़ा सा था कि यार पता नहीं इसका, मोनिका की लाइफ का क्या होने वाला है। तो ठीक है, लेकिन अभी तो जो भी है अच्छा ही है। अब तो सब अच्छा ही है। तो कमाल की जर्नी रही है बंटी सर की, और हम उम्मीद करेंगे, हम ऑडियंस उम्मीद करेंगे कि आप ऐसी ही फिल्में देते रहें, ऐसे ही हमें हंसाते रहें, ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहें। बस सर मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ। सर आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसका समा बांधा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अश्विन भाई, थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ पूरे एपिसोड ने आज आपको बहुत एंटरटेन किया होगा, बहुत हंसाया होगा, क्योंकि बंटी सर हमारे साथ थे और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद और साथ में जो घंटी होती है उसे बजाने के बाद आप हमारा कोई भी एपिसोड कभी मिस नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ढेरों एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।